चलिएगा दोस्तों, तो आगे से अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है ज्योतिबा फुले और साथ ही उनके द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की गई थी जिसका नाम था सत्य शोधक समाज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ज्योतिबा फुले और उनके द्वारा जो इंडिया के समाज या हिंदू धर्म में जो व्याप्त कुरीतियाँ थी, जो अंधविश्वास थे और महिलाओं के लिए जो उन्होंने काम किए हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए तो इनका जो पूरा टाइम था वो 1827 में इनका जन्म हुआ था, 1827 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी 1890 में, 1890 में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये टाइम समझ लें, मतलब कि हम जो बात कर रहे हैं ना 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, 19वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। और 19th सेंचुरी की अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें ना, तो सबसे महत्वपूर्ण जो रोल होता है या सबसे इम्पोर्टेंट जो एक टॉपिक होता है वो होता है ये सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स। ठीक है, 19वीं शताब्दी में कई सोशियो रिलीजियस मूवमेंट या कई सारे सोशल रिफॉर्मर्स आते हैं। जो आज का जो आप इंडिया का जो समाज देख रहे हैं, आज का जो भारतीय समाज या आज के जो भारतीय समाज की जो प्रॉपर्टी है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है इस 19th सेंचुरी के सोशल रिफॉर्मिस्ट का या सोशल रिफॉर्म्स का। ठीक है, अब देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म 1827 में हुआ था महाराष्ट्र के सतारा के एक छोटे से विलेज या छोटे से गांव वाले एरिया में। और सबसे खास बात यह है कि इनका जो जन्म हुआ था वो माली फैमिली में हुआ था। किस जाति में हुआ था? माली जाति में। ठीक है, माली मीन्स हम इन्हें गार्डनर के रूप में जानते हैं, जो गार्डनिंग का काम करते हैं, जो बाग बगीचों का काम करते हैं, जो सब्जियां उगाते हैं और सब्जियों को बेचने का जो पूरा जो बिजनेस होता है, उस बिजनेस को करने वाली जो कास्ट होती है उस कास्ट को किस नाम से जाना जाता है? माली के नाम से। ठीक है, इंडिया की हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में जातियां ना कर्म के बेस पर बनी हुई हैं। जैसे माली जाति है तो उनका ये काम है, ठीक है, बढ़ई जाति है तो उनका काम है लकड़ी के काम करना, ठीक है ना। इस तरह से लोहार है तो लोहे का काम करना है, ठीक है। अलग अलग जातियों के अलग अलग काम बांटे गए थे। तो माली जाति जो के लोग क्या करते हैं? गार्डनिंग का काम करते हैं, ठीक है। तो ये उस जाति से बिलोंग करते थे और ये जो जाति थी उस समय जिस वर्ण में आती थी वो वर्ण था शूद्र, ठीक है। शूद्र वर्ण में ये आते हैं, शूद्र कम्युनिटी में आते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि हमारे जब हमें वैदिक पीरियड या पोस्ट वैदिक पीरियड को डिस्कस कर रहे थे, तो ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड हमने डिस्कस किया था वर्ण सिस्टम या वर्ण व्यवस्था, ठीक है। और वर्ण सिस्टम जो था उसकी जानकारी हमें मिलती है, वर्ण व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी मिलती है जो ऋग्वेद का ही एक पर्टिकुलर मंडल है, इवन आई थिंक 10th मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें बताया गया है। और उस मंडल से पता चलता है, उस मंडल में एक पर्टिकुलर टॉपिक है जिसे बोलते हैं पौरुषयुक्त, ठीक है ना। क्या बोला जाता है? पौरुषयुक्त। और पौरुषयुक्त के अनुसार जो समाज था वो 4 वर्णों में बटा हुआ था। 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। पौरुषयुक्त के अनुसार हमें ये जानकारी मिलती है। और ब्राह्मण सबसे उच्च वर्ण था, क्षत्रिय उनके बाद आने वाला वर्ण था, वैश्य उनके बाद आने वाला वर्ण था और सबसे निचला वर्ण जो था वो कौन सा था? वो था शूद्र वर्ण, ठीक है। तो शूद्र वर्ण सबसे निचला वर्ग था, इन्हें अछूत माना जाता था, इनके साथ अत्याचार किए जाते थे, इन्हें ऐसे कार्य दिए जाते थे जो थोड़े से जैसे जो थोड़े गंदे होते हैं, ठीक है ना, जो थोड़े से ऐसे कार्य थे जो उच्च वर्ग के लोग नहीं करते थे और वो इनसे करवाते थे, ठीक है। जैसे साफ सफाई का काम है, ठीक है ना, ये सारी चीजें मिलाकर। तो ये जो जिन कार्यों को थोड़ा निचला माना जाता था ना, वो सारे कार्य दिए जाते थे किसी निचली कम्युनिटी या निचले वर्ग के लोगों को, लाइक शूद्र, ठीक है। तो देखिए बाद में जैसे ये जो रिफॉर्मर्स आते हैं, सोशलिस्ट जो आते हैं, ब्रिटिशर्स भी जब आते हैं, तो फिर क्या होता है कि एक सोशल इकोनॉमिक सोसाइटी की ओर हम जाते हैं। और उसमें क्या होता है, जब व्यापार आता है या ट्रेड होता है, इन सारी चीज़ों में ये जो धार्मिक या जातीय जो विविधता है में जो डिफरेंस होता है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है, ठीक है। चलिए, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल ही किनका होता है? तो वो होता है इन सोशल रिफॉर्मिस्ट का, ठीक है। तो क्या बोला है कि इनका जन्म हुआ था माली जाति में, महाराष्ट्र के सतारा में, ठीक है ना। और इनकी अगर बात की जाए तो इन्होंने एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन या एक पावरफुल मूवमेंट शुरू किया था। किसके खिलाफ में? तो अपर कास्ट डोमिनेशन के खिलाफ, यानी ऊपरी जाति का जो प्रभाव था, ऊपरी जाति की जो उत्कृष्टता थी, उसके खिलाफ इन्होंने क्या किया था? एक मूवमेंट शुरू किया था। और साथ ही ब्राह्मणिकल
सुपरमेसी, यानी ब्राह्मण जो अपने आप को सबसे सुपर मानते हैं, सबसे उच्च स्तर पे मानते हैं, उनके खिलाफ इन्होंने एक मूवमेंट या एक स्ट्रगल शुरू किया था। ठीक है, आगे की अगर हम बात करें तो ही इज मोस्टली नोन फॉर हिज एफर्ट्स इन एडुकेटिंग वुमेन्स एंड लोअर कास्ट पीपल। तो ये इन्हें ये खासतौर से किस चीज के लिए जाने जाते हैं? ये खासतौर से जाने जाते हैं एडुकेटिंग वुमेन। एजुकेटिंग वुमेन एंड सोशल एंड लोअर कास्ट पीपल। ठीक है, निम्न जाति के लोगों के उत्थान के लिए। ठीक है, तो यहां तक हमने डिस्कस किया ज्योतिबा फुले के बारे में। और देखिएगा कि इनके समय पर और क्या क्या चीजें हुई। देखिए, सबसे खास बात कि इनके जीवन में जो टर्निंग पॉइंट आया था, ठीक है ना, जो इनके जीवन में जो मोड़ आया था और फिर ये इस डायरेक्शन की ओर गए, उसके पीछे का क्या कारण था उसको समझते हैं। टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ क्या होता है? ठीक है, तो टर्निंग पॉइंट जो इनके जीवन में था वो ये था कि इन 1848 1848 की एक घटना है, when he attend the wedding of the ब्राह्मण फ्रेंड। एक इनके मित्र होते हैं ब्राह्मण, उनके यहाँ पे एक मैरिज में, एक शादी में ये इनवाइट किए जाते हैं या वो जाते हैं अपने फ्रेंड की ओर से, उनके फ्रेंड के इनविटेशन पे वो एक ब्राह्मण परिवार के यहाँ पे शादी में जाते हैं। ठीक है, फुले पार्टिसिपेटेड इन द कस्टमरी मैरिज प्रोसेसन but was later rebuked and insulted by his friends' parents for doing that। ठीक है, तो क्या होता है कि जब शादी की जो परंपराएं हैं वो चल रही होती हैं, ठीक है ना, आप सभी को पता है कि हिंदू धर्म में जो मैरिज होती है तब उस टाइम पर जो रिचुअल्स होते हैं वो सब ब्राह्मण के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं या साधु संत के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, तो उस समय जब ये सारी प्रोसेस चल रही थी और ये वहीं पर मौजूद थे, तब उनके फ्रेंड के जो पेरेंट्स से जो माता पिता थे, उन्होंने इनकी इंसल्ट की और इन्हें ये कहकर इनका अपमान किया कि तुम्हारी इस तरह से यहाँ पे आने की ऐसी हिम्मत कैसे हुई, या आपको क्या जानकारी नहीं है कि आप एक निचली जाति के लोग हैं और आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से उन्हें बोलकर उनका क्या किया, अपमान किया। ठीक है, दे टोल्ड हिम दैट ही बीइंग फ्रॉम अ लोअर कास्ट शुड हैव हैड द सेंस टू कीप अवे फ्रॉम दैट सेरेमनी। तो उनसे क्या कहा गया है कि आपको पता है कि आप एक लोअर कास्ट के लोग हैं और आपको ये जानकारी होना चाहिए कि आपको इस मौके पर, इस सेरेमनी के टाइम पर यहाँ पर उपस्थित नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये उनको बोलकर अपमान किया गया। दिस इंसिडेंट प्रोफाउंडली अफेक्टेड फुले ऑन द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम। इस घटना के बाद ज्योतिबा फुले के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है, एक मोड़ आता है और उन्हें ये पता चलता है, उन्हें ये एहसास होता है कि कितना अनजस्टिस किया जा रहा है, कितना अपमान किया जा रहा है, कितना गलत किया जा रहा है लोअर कास्ट के लोगों के साथ या निम्न जाति के लोगों के साथ। ठीक है, और इसी के बाद इन्होंने अपने मूवमेंट, अपने स्ट्रगल्स करने शुरू किए। ठीक है, अब देखिए हम अगर बात करें ना तो इन्होंने वुमेन एजुकेटिंग के लिए काफ़ी काम किए हैं। तो उसके पहले अच्छा, वुमेन एजुकेटिंग की अगर बात करें तो उसमें ना इनकी वाइफ और इनका रोल काफ़ी ज़्यादा होता है। इनकी वाइफ को ही पायोनियर माना जाता है वुमेन एजुकेशन का। कहाँ पर? महाराष्ट्र में या फिर इंडिया में। ठीक है, ही एंड हिज वाइफ सावित्री बाई फुले वर पायोनियर्ड ऑफ वुमेन एजुकेटिंग इन इंडिया। तो ये और इनकी जो वाइफ थी, इनकी वाइफ का नाम क्या है? सावित्री बाई फुले। ठीक है, ही एंड हिज वाइफ सावित्री बाई फुले वर पायोनियर्स ऑफ वुमेन एजुकेशन इन इंडिया। तो भारत में वुमेन एजुकेशन के पायोनियर यानी शुरुआतकर्ता के रूप में जाने जाते हैं ये। ठीक है, फुले स्टार्टेड हिज फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स इन 1848 इन पुणे। तो 1848 में इन्होंने देश में पहला वुमेन स्कूल या स्कूल फॉर गर्ल्स, ठीक है ना, यानी गर्ल्स स्कूल शुरू किया था। तो इंडिया में पहला गर्ल्स स्कूल शुरू किया है किसने? पुणे में। किसने? सावित्री बाई फुले और साथ ही
ज्योतिबा फुले ने, कहाँ पर, पुणे में या पूना में, ठीक है, पूना या पुणे भी बोला जाता है, ठीक है। पुणे कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र के पुणे में या महाराष्ट्र के पूना में इन्होंने गर्ल्स स्कूल क्या किया था, शुरू किया था, ठीक है। अब हम इनके ऑर्गेनाइजेशन या इनकी एक संस्था जो है उसके बारे में अगर सुनते हैं, तो इन्होंने एक संस्था बनाई थी, तो नाम आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, सत्य शोधक समाज, ट्रुथ सीकर सोसाइटी, इन 1873 1873 इन 1873 1873 में फुले फाउंडेड द सत्य शोधक समाज, ठीक है। फुले ने या ज्योतिबा फुले ने फाउंड की थी एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था सत्य शोधक समाज, इट मीन्स ट्रुथ सीकर सोसाइटी, ठीक है। ट्रुथ सीकर सोसाइटी इन्होंने स्टेब्लिश की थी विथ द लीडरशिप ऑफ द समाज कमिंग फ्रॉम द बैकवर्ड क्लासेस, मालीस, तेलीस, कुंभीस, सारीस एंड धनगर्स। तो जो इन्होंने ये समाज बनाया था, ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था सत्य शोधक समाज, जिसमें कि क्या किया गया था, जिसमें सभी के सभी जो निचले वर्ग के लोग थे उनको इसमें शामिल किया गया था, ठीक है। जैसे कि या निचली जाति के जो लोग थे, जैसे माली, ये खुद भी माली थे, इसके अलावा तेली के अलावा कुंभी और सारी और जो धनगर जाति के जो लोग थे उन्हें शामिल किया गया था। हालांकि इनके इस समाज में ना अलग अलग धर्म के लोग भी थे, जैसे ईसाई भी थे, मुस्लिम भी थे, सभी को इसमें शामिल होने की अनुमति हुआ करती, ठीक है। तो सत्य शोधक समाज इन्होंने स्टेब्लिश किया था। और इसके इनके अगर हम मूवमेंट के मेन ऑब्जेक्ट की अगर बात करें, मेन इनके एजेंडे की बात करें, तो सबसे मुख्य टारगेट इनका जो था, मुख्य कार्य जो इनका था, वो था सोशल सर्विस यानी समाज सेवा। तो हम इनके जीवन को जब डिस्कस करते हैं, जब इनके जीवन को अध्ययन करते हैं, तो हमें समझ में ये बात आती है कि इन्होंने सब अपने जीवन में सबसे मेन एजेंडा किसे बनाया है, सोशल सर्विस यानी समाज सेवा को। क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं कि इन्होंने वुमेन एजुकेशन या गर्ल्स एजुकेशन के लिए काफ़ी एक्टिविटी की है, साथ ही जो लोअर कास्ट के लोग थे उनके लिए इन्होंने सत्य शोधक समाज स्टेब्लिश किया है और उनके उत्थान के लिए काम किए, उनके साथ जो भेदभाव होता है उसे दूर करने के लिए काम किया। इट मीन्स ये सोशल सर्विस है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि इन्होंने क्या किया है। इन्होंने जो प्रेग्नेंट वुमेन हुआ करती थी और जो विडो हो जाया करती थी ना, जो विधवा हो गई है और जो प्रेग्नेंट है, तो उनके लिए एक आवास स्थल बनाया था, उनके लिए एक प्रेगनेंसी के लिए एक पर्टिकुलर जगह स्टेब्लिश की थी। तो इस तरह से ना इन्होंने सोशल सर्विस काफ़ी ज़्यादा की है। तो इनका जो मेन एम था मूवमेंट का, वो क्या था, सोशल सर्विस यानी समाज सेवा, और दूसरा था स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एमोंग वुमेन एंड लोअर कास्ट पीपल, ठीक है। तो इनके पूरे के पूरे मूवमेंट के जो दो इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं वो क्या हैं, फर्स्ट इज सोशल सर्विस एंड द सेकेंड वन इज दैट स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एमोंग वुमेन एंड द पीपल ऑफ लोअर कास्ट, ठीक है। तो निम्न जाति के लोगों को शिक्षा प्रोवाइड कराना, साथ ही महिलाओं को शिक्षा प्रोवाइड कराना, ठीक है। इनके द्वारा कुछ लिखी गई बुक्स की अगर हम बात करें, तो इन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं, कुछ किताबें लिखी हैं, और आप सभी को पता है कि बुक्स के ऊपर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो अभी तक अगर हम देखें तो इस पर्टिकुलर सोशियो रिलीजियस मूवमेंट में हमने जो बुक्स डिस्कस की है वो हमने डिस्कस की है किसकी बुक्स, तो राजा राम मोहन राय, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय के द्वारा लिखी गई कुछ बुक्स हमने डिस्कस की थी। जैसे 1809 में उन्होंने एक बुक लिखी थी, और इसके अलावा भी एक बुक जो थी वो उनके द्वारा लिखी गई थी। तो बताइएगा कि जो दो फेमस बुक लिखी है किसने, राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है। तो पहली जो बुक है उसका नाम था 1809 में जो उन्होंने लिखी थी वो थी गिफ्ट टू मोनोथिज्म। क्या थी, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट यानी एकेश्वरवादी का उपहार या एकेश्वरवादियों का उपहार, ठीक है, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, जिसमें बेसिकली उन्होंने किस चीज पर फोकस किया है, एकेश्वरवाद पर यानी मोनोथिज्म पर, ठीक है ना, एक ही ईश्वर होना चाहिए, वही उनका मेन प्रिंसिपल था। दूसरी जो बुक थी वो थी परसेप्ट्स ऑफ जीसस, ठीक है, जिसमें जीसस क्राइस्ट या ईसा मसीह के जीवन से संबंधित या उनसे रिलेटेड कुछ स्टोरी, कुछ कहानियां बताई गई थी, और उनके द्वारा जो मोरल वैल्यूज, मोरल प्रिंसिपल्स बताए गए हैं उनको हिंदू धर्म में समाहित करने की उनके द्वारा कोशिश की गई थी इस बुक के माध्यम से, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम अगर बात करें ज्योतिबा फुले की, तो ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई कुछ बुक्स हैं, जैसे कि
सार्वजनिक सत्य धर्म। ठीक है, क्या नाम है? सार्वजनिक सत्य धर्म। पहली जो बुक है वो है सार्वजनिक सत्य धर्म। फर्स्ट बुक का नाम क्या है? सार्वजनिक सत्य धर्म। ठीक है, और जो दूसरी बुक है वो है गुलामगिरी। ठीक है, गुलामगिरी। गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म। दीज टू बुक्स आर रिटन बाई ज्योतिबा फुले, और इन बुक्स के माध्यम से इन्होंने क्या किया है? बिकेम द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द कॉमन मासेस। ठीक है, तो ये जो बुक्स थी, ये जो किताबें इन्होंने लिखी थी, ये आम लोगों के लिए या आम जनता के लिए एक इंस्पिरेशन थी। ठीक है ना, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो ज्योतिबा फुले मेन एम्ड एट द कंप्लीट एवोल्यूशन ऑफ द कास्ट सिस्टम। ठीक है, तो इनका बेसिकली अगर देखा जाए तो मुख्य टारगेट या मुख्य लक्ष्य जो था वो ये था कि कंप्लीटली एवोल्यूशन ऑफ द कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा को, कास्ट सिस्टम को पूरी तरह से क्या करना? समाप्त करना। ठीक है, एंड सोशियो इकोनॉमिक इक्वलिटीज, और क्या होना चाहिए? एक सामाजिक और आर्थिक समानता हमारे देश में होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक आप चीज समझें कि ज्योतिबा फुले का मुख्य जो टारगेट था वो था कंप्लीटली कास्ट सिस्टम को अवोलाइज करना, उसे पूर्णतः समाप्त करना। साथ ही दूसरी चीज जो इन्होंने कही है कि जो सोशियो इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है उसमें इक्वलिटी होना चाहिए, उसमें समानता होना चाहिए। सामाजिक आर्थिक समानता की इन्होंने बात करी है, ताकि देखिए सामाजिक आर्थिक समानता ऑब्वियसली होना चाहिए। हर व्यक्ति को हर एक काम करने की अथॉरिटी होना चाहिए, हर एक एक्टिविटी परफॉर्म करने के अधिकार होना चाहिए। ठीक है, अगर जाति या धर्म के आधार पर लोगों को काम दिए जाएं तो फिर तो किसी व्यक्ति का डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, और चूंकि पुराना जो सिस्टम था, पुराना जो तंत्र बना हुआ था, उसमें इस तरह से चीजें थी कि कुछ वर्ग को कुछ पर्टिकुलर काम दिए गए थे, कुछ वर्ग को कुछ पर्टिकुलर काम दिए गए थे, और सारे के सारे जो निकृष्ट या छोटे छोटे काम थे वो निम्न वर्ग या अछूत वर्ग या दलित वर्ग के लिए हुआ करते थे। ठीक है ना, तो इन्होंने क्या किया है कि कास्ट सिस्टम को समाप्त करने की बात की है। फुले अ फर्म बिलीवर्स इन जेंडर इक्वलिटी, तो आप लोग समझें कि साथ ही इन्होंने जेंडर इक्वलिटी यानी कि जो जेंडर होते हैं या मेल या फीमेल, इन दोनों में इक्वलिटी की बात की है। ठीक है ना, इन दोनों में समानता की बात की है। जेंडर इक्वलिटी की भी बात की है किसने? ज्योतिबा फुले ने। तो जैसे भेदभाव होता है जाति प्रथा के साथ साथ महिला और पुरुष के साथ जो भेदभाव होता है, ऑब्वियसली मेल सुप्रीमेसी हमारी सोसाइटी में देखी जाती है, मेल डोमिनेशन देखा जाता है, और महिलाओं के ऊपर मतलब ऐसे हम बोल सकते हैं कि महिलाओं के ऊपर असीमित अत्याचार हमारे धर्म में, हमारे समाज में किए जाते थे। ठीक है, ऑब्वियसली ये गलत है, और आज भी हम देखते हैं कि हमारे समाज में महिलाओं के ऊपर कई सारे अत्याचार किए जा रहे हैं। लेकिन अब क्या है, रिफॉर्म्स भी आ गए हैं, उनको काउंटर करने के लिए लॉस बन चुके हैं, अधिकार बन चुके हैं, और अब इस तरह से भी चीजें हमारे सामने आती है कि उन राइट्स का, उन लॉस का मिसयूज भी किया जा रहा है समाज में। किसके द्वारा? वुमेन्स के द्वारा या महिलाओं के द्वारा। ठीक है, तो दोनों चीजें हैं। तो अब हमें कुछ इस तरह से सिस्टम बनाने की जरूरत है, कुछ इस तरह से तंत्र बनाने की जरूरत है जिससे कि सारी चीजें इक्वल रह सके, सारी चीजों में बैलेंस बन सके। क्योंकि जब राइट्स मिलते हैं तो उसका मिसयूज भी होता है, और उससे बचने के लिए भी सिस्टम बनना या लॉस बनना जरूरी है। ठीक है, चलिए तो आगे क्या मैंने बात बोली है कि फुले अ फर्म बिलीवर इन जेंडर इक्वलिटी, यानी कि जेंडर इक्वलिटी की इन्होंने बात की है। ही वाज अ पायोनियर इन वुमेन एजुकेशन, तो ये बात मैं बता चुका हूँ कि वुमेन एजुकेशन के लिए इन्होंने काम किया है। ही विथ द हेल्प ऑफ हिज वाइफ सावित्री बाई ओपनड अ गर्ल्स स्कूल इन पुणे, तो ये बात मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है ना, 1848 में इन्होंने पुणे में गर्ल्स स्कूल शुरू किया था विद द हेल्प ऑफ हिज वाइफ, जिनका नाम क्या है? सावित्री बाई फुले। ही वाज अ पायोनियर ऑफ विडो रीमैरिज। ठीक है, तो ये तो देखिए विडो रीमैरिज की अगर हम बात करें, महिला पुनर्विवाह की अगर बात करें, तो ऑब्वियसली ये काफी इंपॉर्टेंट था और समाज में काफी जरूरी था, और इन्होंने विडो रीमैरिज के लिए भी काफी कार्य किए हैं, और उस अभियान को भी इन्होंने शुरू किया।
और आप सभी को पता है कि विडो रीमैरिज के लिए अगर सबसे ज्यादा कार्य या सबसे महत्वपूर्ण कार्य अगर किसी ने किया था तो वो थे ईश्वरचंद विद्यासागर। और हमने लास्ट या इससे पहले वाले टॉपिक में ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ईश्वरचंद विद्यासागर वो सोशल रिफॉर्मिस्ट फ्रॉम दी वेस्ट बंगाल। कहाँ से संबंधित थे? पश्चिम बंगाल से रिलेटेड थे ईश्वरचंद विद्यासागर। और ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने बेसिकली फोकस किया था विडो रीमैरिज पर। तो उनका जो मुख्य लक्ष्य था वो विडो रीमैरिज को लेकर था, यानी विधवा पुनर्विवाह को लेकर। और उन्हीं के प्रयासों से फाइनली विडो रीमैरिज क्या हुआ था? शुरू हुआ था। ठीक है, तो विडो रीमैरिज का जो कार्य किया था वो ईश्वरचंद विद्यासागर ने। और फिर एक एक्ट बनाया गया था 1856 में, विडो रीमैरिज एक्ट। ठीक है, और 7 दिसंबर 1856 को पहला विडो रीमैरिज जो है वो किया गया था इनकी उपस्थिति में, इनकी देखरेख में। कहां पर? कैलकाटा में। ठीक है, किसकी? ईश्वरचंद विद्यासागर। तो इनके बारे में हम बात कर रहे हैं फिलहाल। ज्योतिबा फुले जो महाराष्ट्र के एक सोशलिस्ट हैं, रिफॉर्मिस्ट हैं, तो इन्हें भी क्या कहा जाता है? ही वॉज अ पायोनियर ऑफ विडो रीमैरिज मूवमेंट इन महाराष्ट्र। कहां पर? महाराष्ट्र में। ईश्वरचंद विद्यासागर आर रिलेटेड टू वेस्ट बंगाल एंड इनकी अगर बात करें तो ये रिलेटेड है महाराष्ट्र से। ठीक है, एंड ऑल्सो ओपन अ होम फॉर विडो इन 1854। तो इन्होंने जो विधवा हैं उनके लिए एक आवास बनाया था 1854 में। 1854 इन्होंने विडोज के लिए या विधवाओं के लिए एक आवास भी बनवाया था 1854 में। ठीक है, तो देखिए वुमेन्स के लिए अगर हम बात करें तो वुमेन्स की या विडो रीमैरिज के लिए इन्होंने क्या काम किए हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। He championed widow remarriage and started a home for high caste pregnant widow to give birth in a safe and secure place in 1863। तो देखिए विडोज के लिए एक आवास बनवाया वो एक अलग बात, लेकिन यहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि जो विधवा हैं और जो प्रेग्नेंट हैं, ठीक है, उनकी जो प्रेगनेंसी है, उनके बच्चे का जो जन्म है वो अच्छे से हो सके, वो सेफ हो सके, सिक्योरली किया जा सके, उसके लिए इन्होंने 1863 में एक पर्टिकुलर प्लेस बनवाया था और जहां पर विधवा और प्रेग्नेंट फीमेल्स को सर्विस प्रोवाइड कराई जाती थी सेफली, सिक्योरली। ठीक है, तो क्या मैंने बात बोली है कि ही चैंपियन विडो रीमैरिज एंड स्टार्टेड अ होम फॉर हाई कास्ट प्रेग्नेंट विडो टू गिव बर्थ इन अ सेफ एंड सिक्योर प्लेस इन 1863। हाई क्लास मीन्स उच्च जाति, हाई कास्ट उच्च जाति की महिलाओं के लिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता, उच्च जाति की जो महिलाएं थी उनके ऊपर ज्यादा अत्याचार होते थे और उनको यदि वो विधवा हो जाती थी तो उनके जो बच्चे होते थे उन्हें या तो मारने का हुक्म होता था या इस तरह के चलन चला करते थे। ठीक है ना, और एक सती सिस्टम था, लेकिन तब तक उसके ऊपर कानूनी रूप से क्या लग चुकी थी? रोक लग चुकी थी। ठीक है, तो देखिए his orphanage was established in an attempt to reduce the rate of infanticide। तो इसके पीछे का बेसिक कारण क्या था, बेसिक उद्देश्य क्या था? ताकि जो रेट ऑफ इन्फेंटिसाइड है उसे रोका जा सके। इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है कि शिशुओं की जो मृत्यु होती है, शिशुओं की जो हत्या की जाती है। इन्फेंटिसाइड मतलब होता है छोटे बच्चे की हत्या करना, इन्फेंट की हत्या करना। ठीक है, जैसे सुसाइड यानी खुद की हत्या करना। इंग्लिश में आप लोग जो ये टर्म्स सुनते होंगे वन वर्ड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन में, सुसाइड हो गया, इन्फेंटिसाइड हो गया, पेट्रीसाइड हो गया, ठीक है, पेस्टिसाइड्स हो गया। तो यहाँ पे इन्फेंटिसाइड यानी शिशुओं की हत्या की जाना। और महिलाएं क्या करती थी? अपने बेटों की, अपने बच्चों की हत्या, अपनी संतानों की हत्या कर देती थी यदि वो विडो या विधवा हो जाती थी। ठीक है, क्योंकि उन्हें जन्म देने का फिर राइट नहीं बचता था। ऐसा रिलीजियस सिस्टम था या कास्ट का सिस्टम ये था। ठीक है, तो इन्होंने जो अपना ऑर्फेनेज खोला था, अपना जो अनाथालय खोला था, ठीक है, उसमें उनका मकसद ये था कि जो इन्फेंटिसाइड्स होते हैं उन्हें कम किया जा सके या उन्हें पूरी तरह से रोका जा सके। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया है 1863 में? उसके पीछे भी एक कारण हुआ था, एक इवेंट हुआ था जिसको मैं बताता हूं। इन 1863 पुणे विटनेस्ड अ हॉरिफिक इंसिडेंट। तो एक काफी ज्यादा बुरा एक इंसिडेंट होता है, एक घटना घटती है। कहां पर? पुणे में। क्या होता है? देखिए, a Brahmin widow named Kasibai got pregnant and her attempts at abortion didn't succeed।
तो क्या होता है कि पुणे में एक ब्राह्मण महिला होती है जिसका नाम क्या था, काशीबाई, ठीक है, और वो प्रेग्नेंट होती है और वो साथ ही क्या है, विडो होती है, विधवा होती है, ठीक है। तो वो कोशिश करती है कि वो अपने संतान को जो उनके पेट में है उसको मार दे, यानी वो अबॉर्शन की कोशिश करती है, बट वो सक्सेस नहीं हो पाती, सफल नहीं हो पाती। देन क्या होता है, शी किल्ड द बेबी आफ्टर गिविंग इट बर्थ एंड थ्रो इट इन अ वेल, ठीक है। तो फिर क्या करती है वो कि अपने बच्चे को जन्म देने के बाद उसकी हत्या कर देती है और उसे फेंक देती है किस पे, बेल पे, यानी कि किसके अंदर, कुएं के अंदर, ठीक है। तो एक कुएं में वो अपने बेटे को जन्म देने के बाद क्या कर देती है, मार देती है। यानी आप समझ सकते हैं कि कितना डरावना, कितना हॉरिफिक ये इंसिडेंट था, कितना बुरा ये इंसिडेंट था कि एक महिला जिसने 9 महीने तक एक अपनी संतान को अपने पेट में पाला था, लेकिन ये आप समझ सकते हैं कि कितने दुख के साथ उसने ये काम किया होगा, कितनी उसे पीड़ा रही होगी। मतलब ये जो दुख है ना, ये एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इसे कोई बता नहीं सकता है। तो किन परिस्थितियों में उसने ऐसा किया है, ठीक है। और फिर देखिए, अब जो सोशल रिफॉर्मिस्ट होते हैं ना, ये काफ़ी नाजुक लोग होते हैं, ये लोग काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, फील्स करते हैं, हर एक चीज़ की फीलिंग लेते हैं, ठीक है। और चूंकि इनका दिल इतना बड़ा होता है कि ये हर व्यक्ति के लिए काम करना चाहते हैं, सभी के लिए काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है जब ये इंसिडेंट होता है, ठीक है, फिर क्या होता है उसके बारे में हम देख लेते हैं। बट हर एक्ट केम टू लाइट, तो अब इसने कोई एकदम सबके सामने तो किया नहीं होगा ऐसा, लेकिन ये बात, ये घटना सबको पता चल जाती है, सबके सामने जाती है। सी हैड टू फेस पनिशमेंट एंड वॉज सेंटेंस टू जेल, और फिर उसे दंड दिया जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता है, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है, दिस इंसिडेंट ग्रेटली अपसेट फुले एंड हैंस अलोंग विथ हिज लॉन्ग टाइम फ्रेंड सदाशिव एंड सावित्री बाई ही स्टार्टेड एन इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन सेंटर, ठीक है। तो इस घटना के कारण ये काफी ज्यादा दुखी होते हैं और अपने मित्र, इनके एक खास मित्र थे जो इनके साथ हमेशा जीवन भर रहे, वो थे सदाशिव, और जो इनकी वाइफ थी सावित्री बाई, इनके साथ मिलकर ये एक ऐसा सेंटर बनाते हैं, एक ऐसा प्रिवेंशन सेंटर बनाते हैं, ठीक है ना, किसके लिए, किस कारण से, इन्फेंटिसाइड्स जो हो रही है उनको रोकने के लिए, ठीक है। तो ही स्टार्टेड एन इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन सेंटर, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि पैम्पलेट्स वर स्टक अराउंड पुणे एडवर्टाइजिंग द सेंटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स। तो क्या होता है कि फिर ये पंपलेट्स लगाते हैं पुणे में अलग अलग जगहों पर, स्ट्रीट्स पर, दीवारों पर, और उसमें अपने पंपलेट्स में, अपने जो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट की उसमें क्या लिखा होता है कि विडोज कम हेयर एंड डिलीवर योर बेबी सेफली एंड सीक्रेटली। तो क्या निर्देश दिया गया है, क्या बात बोली गई कि जो विधवाएं हैं वो हमारे यहाँ पर आए वो, और वो अपने बच्चों को जन्म दें, ठीक है ना, सेफली और सीक्रेटली, आपको गुप्त रखा जाएगा, आप गुप्त रूप से अपने बच्चे को, अपनी संतानों को जन्म दे सकती हैं, उन्हें डिलीवर कर सकती हैं, ठीक है। इट इज अप टू योर डिसीजन, इट इज अप टू योर डिस्क्रिशन दैट whether you want to keep the baby in the center or take with you। तो यहाँ पे टेक इट विथ यू, तो यहाँ पे ये बात बोली गई है कि ये आपका निर्णय होगा, ये आपका डिसीजन होगा कि जन्म के बाद आप बच्चे को अपने साथ रखना चाहते हैं या आप चाहे तो सेंटर पे, यानी हमारा ये जो पूरा हमने सेंटर बनाया है यहाँ पर भी आप छोड़कर जा सकते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि कितनी समाज सेवा या किस स्तर पर इन्होंने काम किया था कि इन्होंने एक ऐसा सेंटर खुलवाया है जहां पर जो गर्भवती महिलाएं हैं और जो विधवाएं हैं वो जाकर अपनी संतान को जन्म दे सकती हैं, ठीक है। उनका नाम गुप्त रखा जाएगा, उन्हें सीक्रेटली, सेफली उनके बच्चे का जन्म कराया जाएगा, और फिर अगर आप चाहें तो अपने बेटे को, अपने बच्चे को लेकर जाएं, नहीं चाहती हैं तो आप उसकी देखरेख हमारे ऊपर रहेगी, हमारी जिम्मेदारी रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने काम किया। दिस ऑर्फेनेज विल टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये जो ऑर्फेनेज है ये देखरेख करेंगे। द फुले कपल रेन द इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन सेंटर टिल द मिड ऑफ 1880। तो 1880 के मध्य तक इन्होंने ये जो सेंटर है इसे रन कराया, इसे चालू रखा था, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि इस सेंटर को बंद कराया गया। तो 1880 के मध्य तक या मिडिल तक ये ऑर्गेनाइजेशन चल रही थी, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं फुले ट्राइड टू एलिमिनेट द स्टिग्मा ऑफ सोशल अनटचेबिलिटी सराउंडिंग द लोअर कास्ट बाय ओपनिंग हिज हाउस एंड द यूज ऑफ हिज वाटर वेल टू द मेंबर्स ऑफ लोअर कास्ट। तो साथ ही आप लोग ये देखें कि इन्होंने क्या कोशिश की है, इन्होंने जो
सोशल अनटचेबिलिटी उस समय पर चला करती थी या हुआ करती थी लोअर कास्ट के लोगों के साथ। निचली जाति के लोगों के साथ जो सामाजिक रूप से भेदभाव या छुआछूत किया जाता था उसको पूरी तरह से एलिमिनेट करने की इन्होंने कोशिश की है। और इन्होंने क्या किया कि बाई ओपनिंग हिज हाउस एंड द यूज ऑफ हिज वाटर वेल, इन्होंने अपने घर को ओपन रखा, अपने घर में सभी लोगों को आने जाने दिया। और साथ ही सबसे खास चीज कि इनका जो कुआं हुआ करता था, इनका जो वेल हुआ करता था, वाटर वेल यानी पानी का कुआं, उसमें सभी जाति के लोगों को पानी लेने के अधिकार थे। और आप सभी को पता है कि उस समय पर जो निम्न या अछूत वर्ग के लोग थे ना, उन्हें उन जगहों से पानी लेने के राइट्स नहीं थे जहां से हाई कास्ट या उच्च जाति के लोग पानी पिया करते थे या लिया करते, ठीक है। तो उन तालाबों या उन कुओं से के पास नहीं जाने दिया जाता था लोअर कास्ट के लोग। फिर वो क्या करते थे, उनके लिए सेपरेट कुएं थे, उनके लिए सेपरेट तालाब थे। और अगर नहीं थे तो उन्हें कुछ ऐसे स्थानों से पानी लेना पड़ता था जैसे बरसात के सोते हो गए, या फिर कई बार उन्हें ऐसा गंदा पानी भी पीने के लिए मजबूर होना पड़ता था, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन थी, ये सारे भेदभाव किए जाते थे उस समय पर। और ये भेदभाव इतने बढ़ गए थे कि फाइनली जो एजुकेटेड थे, जो समझदार थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जो एक फीलिंग्स रखते थे हर समाज हर वर्ग के लोगों के लिए, उनका डेवलपमेंट हुआ और उन्होंने समाज की इन अंधविश्वासों को, कुरीतियों को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। तो ज्योतिबा फुले ने जो इतने सारी एक्टिविटी की है, जो इतनी समाज सेवा की है, जो अपने जीवन में इतने सारे एक्टिव रोल उन्होंने परफॉर्म किए हैं, इसके बाद ना इनके समर्थकों, इनके फॉलोअर्स के द्वारा इन्हें महात्मा की टाइटल दिया गया, महात्मा की उपाधि दी गई, ठीक है। तो ये एक चीज जो ध्यान रखना है वो ये है कि इन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी, ठीक है। महात्मा का मतलब जिसकी आत्मा काफी ज्यादा क्या हो, महान हो, ग्रेट हो। तो ग्रेट आत्मा या महान आत्मा वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, महात्मा। तो इनका पूरा नाम ही क्या है, महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, ठीक है ना। और ये हुआ था 1888 में, 1888 में इनके जो फॉलोअर्स थे उनके द्वारा इन्हें क्या कहा गया, महात्मा ज्योतिबा फुले, ठीक है, सम्मानीय महात्मा ज्योतिबा फुले। और ऐसा भी है हिस्ट्री में कि भारत में महात्मा शब्द सबसे पहले अगर जोड़ा गया है तो वो ज्योतिबा फुले के लिए जोड़ा गया, ठीक है, महात्मा ज्योतिबा फुले। जैसे फिर तो हमें पता है महात्मा गांधी भी हैं, ठीक है, बट सबसे फर्स्ट अगर कोई है तो वो है महात्मा ज्योतिबा फुले, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया महात्मा ज्योतिबा फुले या ज्योतिबा फुले के जीवन और उनके द्वारा जो समाज के सुधार के लिए जो एक्टिविटी की गई उनके बारे में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी गोपाल हरि देशमुख, जिन्हें लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। और ही वॉज ऑल्सो अ सोशल रिफॉर्मिस्ट ऑफ महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र के ही क्या है, सोशल रिफॉर्मिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द गोपाल हरि देशमुख एंड ही वॉज फेमसली नोन एज लोकहितवादी। तो लोकहितवादी का मतलब क्या होता है, लोक का मतलब पब्लिक, हित मतलब उनके इंटरेस्ट में काम करने वाले व्यक्ति को, जनता या लोगों के इंटरेस्ट के लिए, उनके इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए काम करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है, लोकहितवादी, ठीक है। तो गोपाल हरि देशमुख की बात करेंगे जिन्हें लोकहितवादी कहा जाता है।